नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की पे। साथियों, बातें कानून में हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है। आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप जान सकते हैं, पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। तो सीरीज है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में डिस्कशन शुरू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके जो है डिफिनीशन क्लॉज वगैरह और जो रेलेवेंसी जुड़े हुए जो कुछ चीज़ें उसको डिस्कस कर चुके हैं, और हमने सेक्शन 6 तक सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग का एक नया सेक्शन 7 है, तो उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और आप आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेक्शन 7 और इसके साथ ही सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो हम लोग एक एक करके आज इन सेक्शंस के बारे में जानते हैं, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं, और इस अपनी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज है इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन बात करने वाले हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है, इसकी अगर आप हेडिंग पढ़ें, लिखा हुआ फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि ये ऐसे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों की बात कर रहा है कि स्पष्टीकरण, मतलब कि ऐसे फैक्ट जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत जो तथ्य हैं हमारे, उनको स्पष्ट करता है या उनके पूरा स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि सेक्शन 7 बात करता है ऐसे तथ्य जो किसी चीज़, मतलब कि अगर जो फैक्ट इनिशियो या रेलेवेंट फैक्ट में कोई बात चल रही है, उसको क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, उसमें क्लियरिटी ला रहे हैं, या उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उस फैक्ट को या फैक्ट इनिशियो या रेलेवेंट फैक्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो अगर हम सेक्शन 7 की लाइन पर लिखा हुआ फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इनिशियो और रेलेवेंट फैक्ट और विच, यानी कि ऐसे फैक्ट जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि फैक्ट इनिशियो या रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रेलेवेंट होती है सेक्शन 7 में। और विच सपोर्ट और रिबट एंड इन्फरेंस सजेस्टेड बाई, यानी कि जो कोई भी फैक्ट इनिशियो या रेलेवेंट फैक्ट में कोई भी सजेशन दिया गया है, उसको क्या कर रहे हैं, रिबट करने वाला कोई फैक्ट है तो भी क्या है, रेलेवेंट है। और विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की क्या करती है, आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रही है, वो भी क्या होती है, रेलेवेंट हो जाती है सेक्शन 7 में। और अ पर्सन हुज आइडेंटिटी रिलेशन और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इज रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड, यानी कोई किसी व्यक्ति की उस टाइम या उस प्लेस पे उपस्थिति, जिस वक्त कोई फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की घटना घटित हुई थी, तो उस चीज़ की रेलेवेंसी भी सेक्शन 7 में बताई गई है। और अगला है और विच सो द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजेक्टेड, यानी कि उन पार्टियों के बीच में रिलेशन जिनके बीच कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, उन सारी चीज़ों को दिखाने वाले भी जो भी तथ्य होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रेलेवेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके सेक्शन 7 के की एलिमेंट्स की बात करें, तो सेक्शन 7 के की एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, फैक्ट इसके की एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि फैक्ट दैट हेल्प एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि ऐसे फैक्ट जो हेल्प करते हैं किसमें, एक्सप्लेन करने में या इंट्रोड्यूस करने में किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, वो चीज़ें क्या होती हैं, सेक्शन 7 में रेलेवेंट हो जाती हैं। और फैक्ट दैट सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाई फैक्ट इन इशू, यानी कि फैक्ट इन इशू में कोई चीज़ जो कि बताई गई है, फैक्ट इशू में कोई चीज़ कही जा रही है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या उससे रिवर्ट इन्फ्रेंस जो है वो ड्रा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, रेलेवेंट होती है। तीसरी चीज़ क्या है, इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ पर्सन थिंग रिलेवेंट टू द केस, यानी कि किसी व्यक्ति की क्या करते हैं, उसकी पहचान को क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश करने वाला कोई फैक्ट है, तो वो भी क्या होता है, रेलेवेंट। फिक्स टाइम और प्लेस, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट जो किसी मतलब कि घटना के घटित होने के समय या स्थान के बारे में जानकारी देने वाला कोई तथ्य है, जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट्स जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी क्या होता है,
अंडर सेक्शन 7 में रेलेवेंसी बनती है और उसके लिए भी आप कोर्ट में सबूत साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है शो द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला कोई अगर तथ्य है तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है। तो अगर आप इसको एक जैसे हम एक एग्जाम्पल समझे, जैसे कि क्या चीज़ें टाइम प्लेस के बारे में, फैक्ट इंट्रोड्यूस इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, ठीक है। मान लीजिए ऐसी किसी कोई गांव है, ये विलेज है कोई सी यहाँ पे, इस गांव में मान लीजिए किसी दिन क्या होती है, चोरी होती है। और जिस दिन चोरी होती है उस दिन से, जिस दिन मतलब चोरी हुई उसी दिन से जो इस गांव में रहने वाला पर्सन ए है वो क्या है, फरार है। यानी कि वो उस गांव जिस दिन चोरी हुई है वो उसी दिन से क्या चल रहा है, वो गायब चल रहा है। तो क्या है, अगर मान लो कोई जांच होगी तो उसमें क्या होगा कि ए जो है जिस दिन चोरी हुई उस दिन से गायब चल रहा है, यानी ए का गायब होना भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा। जब चोरी का ये जब विवेचना होगी उसमें इसकी रेलेवेंसी क्या होगी, साबित होगी। और जब ये रेलेवेंट हो जाएगा तो ए को उपस्थित, अगर मान लो जब पुलिस पकड़ के लाएगी तो ए को बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि ये मतलब कि जिस दिन से वो गायब था कहाँ था, कि क्यों गया था, मतलब कि एक तरीके से उसकी भी रेलेवेंसी फैक्ट इशू या रेलेवेंट फैक्ट में, भले डायरेक्टली ए के ऊपर चार्ज नहीं है कि उसने चोरी की है, बट एक घटना के दिन से गायब होना भी एक तरीके से क्या हो गया, रेलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि ये नेसेसरी है, इस चीज़ को ए को एक्सप्लेन करना नेसेसरी हो जाएगा कि वो उस टाइम पे, उस जिस दिन घटना घटी थी उस टाइम प्लेस पे वो कहाँ था, किस जगह पे था, ठीक है। तो ये चीज़ें सेक्शन 7 में बताई गई। सेक्शन 7 का अगर हम लोग इलस्ट्रेशन देखे हैं तो इसमें विल का सिनेरियो मान लीजिए कि इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति ए है, पहला इसका इलस्ट्रेशन है कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, इसने कोई विल बनाई है। तो ये अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो विल बनाई गई है, यानी कि जो वसीयत की गई है वो ए के द्वारा ही की गई है। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो ये देखा जाएगा कि विल जो है किस डेट पे बनी थी, किस टाइम पे मतलब वो विल जो है एग्जीक्यूट हुई थी, कौन कौन गवाह थे, ये सारी चीज़ें क्या है, नेसेसरी है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तभी वो साबित हो पाएगा कि हाँ ये विल ए के द्वारा ही बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी, ठीक है। अगला है इसका क्या है, पोस्ट क्राइम बिहेवियर, यानी किसी क्राइम को करने से पहले का जो बिहेवियर होता है किसी व्यक्ति का, वो भी क्या होता है, एक तरीके से नेसेसरी और एक्सप्लेन कर रहा होता है कि फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट को, तो वो भी क्या होता है, रेलेवेंट होता है अंडर सेक्शन। सपोज करिए अगर ए एक्यूज्ड है थेफ्ट का, ठीक है, अगर वो ए के ऊपर चार्ज है, एक्यूज्ड ऑन थेफ्ट एंड सून आफ्टर द क्राइम अब्सकॉन्ड फ्रॉम हिज हाउस, और मतलब कि जिस दिन घटना घटित हुई थी उससे उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ, उसने अपना घर छोड़ दिया। फैक्ट दैट ए हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस बिजनेस एल्सवेयर में भी रेलिवेंट, यानी कि अब जैसे घटना के तुरंत बाद उसने अपना घर छोड़ा है तो ये चीज़ क्या हो जाए, ये क्या हो जाए हैं, रेलिवेंट हो जा रही हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, नॉट नेसेसरी टू प्रूव द क्राइम बट एक्सप्लेन टू ए, मतलब कि भले ही ये चीज़ें प्रूव नहीं कर रहे हैं कि गिल्टी ए है, लेकिन ए ने जो जब सडन मतलब कि घटना होने के बाद अगर वो घर छोड़ के गया है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन देना पड़ेगा, पूरी डिटेल आप कहाँ थे, क्यों गए थे, मतलब कि ये चीज़ें आपको बताएं। क्योंकि अगर सस्पेक्ट अगर आप हैं तो आपको अपना रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दोषी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अगला इसका हमारा सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो है वो बेसिकली बात करता है कॉन्स्पिरेटर, यानी कि ऐसी चीज़ें भी रेलेवेंट होती हैं, रिलेवेंसी की बात करता है जब जो कोई व्यक्ति मतलब कि कॉन्स्पिरेसी यानी कि सडन की तरह कोई चीज़ की जाती है। कॉन्स्पिरेसी अगर आप जानते होंगे तो भारतीय जो हमारा साक्ष्य अधिनियम उसके सेक्शन 61 में आ चुकी है भारतीय साक्ष्य। और इसमें देखिए, वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू आर मोर पर्सन हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन actionable wrong, anything said, done or written by anyone or any of such person in inference their common intention after the time when such intention was first entertained by one of them is relevant fact against each of the person believed to so conspiring as well for the purpose of proving the existence of conspiracy for the purpose showing that any such person was party to। यानी कि देखिए कॉमन इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी दो चीज़ की बात है। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि जब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मतलब प्री प्लान कर कोई कार्य जब दो या दो से अधिक व्यक्ति का मिलते हैं तो वो कहा जाता है कि इन सबके बीच में क्या था,
कॉमन इंटेंशन था, और अगर वो कॉमन इंटेंशन में कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सारे लोग क्या होते हैं, इक्वली रूप से क्या होते हैं, लाइबल होते हैं, जो कि हमारी जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 3 क्लास 5 में कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया है। तो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अगर कोई घटना घटित हुई है तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, रेलेवेंट हो जाती हैं। और देखिए, अगर मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी कोई एक व्यक्ति किया है और लोग क्या 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 किए हैं, सपोर्ट किए हैं, तो जो लोग सपोर्ट किए हैं वो जिन चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जो अदर जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा दिया गया जो भी बयान वगैरह होता है, जो भी वो गवाही वगैरह देंगे, वो मेन कॉन्स्पिरेटर जो है उसके अगेंस्ट होता है, यानी कि वो उनके बयान के बिहाफ पे मान लिया जाएगा कि हाँ कॉन्स्पिरेसी इसके द्वारा की गई थी। तो अगर आप इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम लोग समझें, सबसे ये जो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, देखिए कॉन्स्पिरेसी, पहली बात तो इसके की एलिमेंट के बारे में देख लीजिए। कॉन्स्पिरेसी होने के लिए क्या चीज़ें हैं कि रीजनेबल ग्राउंड एक एग्जिस्ट होना चाहिए कि हाँ इनके ये इसमें विश्वास किया था कि हाँ इनके बीच में क्या था, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र था। इसके लिए क्या होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि बिलीव करने के लिए कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट थी, और क्या होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन में कोई कार्य वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, रिलेवेंट है, और इन चीज़ों के लिए आप क्या हो सकते हो, कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं, और वो अंडर सेक्शन 8 रिलेवेंट हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है, ये अगला देखिए, इसमें क्या है, कॉमन इंटेंशन पहले फॉर्म किया गया। दूसरा है एडमिसिबिलिटी अगेंस्ट ऑल कॉन्स्पिरेटर, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति एडमिट करता है कोई चीज़, मान लीजिए कोई व्यक्ति एडमिट करता है कि हाँ हम ABCD 4 लोगों ने मिलकर चोरी कॉन्स्पिरेसी की थी, अगर एक व्यक्ति भी एडमिट कर लिया तो चारों के चारों लोग क्या होंगे, एक साथ लाइबल हो जाएंगे। एक का एडमिट करना, चारों का एडमिट करना मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर कोर्ट में कोई एक व्यक्ति एडमिट कर गया कि हम 4 लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी किए थे, हमने प्लान बना के चीज़ की है, चोरी की है, लूट की है, जो भी की है, तो चारों लोग क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे। जैसे उसमें से कोई एक बंदा क्या करेगा, उसको कर लेगा एडमिसिबल। ठीक है, अगला इसका इलस्ट्रेशन देखिए, मान लीजिए एक ऐसी सर्कमस्टांसेस देखिए कि ABCD मतलब क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेट टू रॉब अ बैंक, यानी कि उनके ऊपर चार्ज है कि उन्होंने एक बैंक को लूटने की कॉन्स्पिरेसी जो है वो करते हैं। बी परचेजेज मास्क एंड ग्लव, बी क्या करता है, वो मास्क और ग्लव्स परचेज करता है, क्योंकि चोरी करेंगे तो भाई तो मुंह छुपा के करेंगे, तो मास्क लेंगे, ग्लव्स वगैरह खरीदेंगे। सी रेंट गेट अवे कार, यानी कि सी क्या करता है, कार को रेंट पे लेता है। डी क्या करता है, सर्वेज द बैंक टू गेदर, यानी कि डी जो होता है वो कलेक्ट करता है जो भी सिक्योरिटी डिटेल्स वगैरह होती हैं कि बैंक में जो कर्मचारी वगैरह लगे रहते हैं उनके बारे में। और ए क्या करता है, प्लान द रॉबरी, ए रॉबरी का प्लान करता है। अंडर सेक्शन 8 एवन इवन जो है इफ ए वाज अनअवेयर, यानी कि ए को इस बात की जानकारी नहीं है कि बी और सी और डी कि बी ने क्या किया है, सी ने किस काम को, जैसे बी ने ग्लव्स खरीदा है, डी ने सिक्योरिटी डिटेल निकाली है, सी ने कार ली है, इसकी जानकारी भले ही ए को नहीं है। ठीक है, भले उसको स्पेसिफिक एक्ट नहीं कि उन्होंने किस स्पेसिफिक एक्ट को किस व्यक्ति ने किया, इसकी जानकारी नहीं है, नहीं है, डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन है। लेकिन अगर वो चीज़ें कॉमन डिजाइन कॉमन इंटेंशन के तहत की गई है तो ये सारे फैक्ट क्या है, रेलिवेंट हो जाएंगे किसके अगेंस्ट, ए के द्वारा कॉन्स्पिरेसी की गई थी। ठीक है, तो अगर जब भी इस कॉन्स्पिरेसी के रेलेवेंसी की बात आएगी, उसके लिए हम लोग को कौन सा सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 8 याद रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कई बार इसमें का एक एग्जाम्स में वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन 9 जो कि बात करता है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, यानी कि ऐसे फैक्ट जो कि वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, किसी स्पेसिफिक घटना किसी के कारण वो क्या होते हैं, रेलेवेंट हो जाते हैं। यानी कि जनरली वो रेलेवेंट नहीं है, बट क्या है, अदरवाइज रेलेवेंट क्या हो जाते हैं, बिकम रेलेवेंट हो जाते हैं। कैसे, इसमें देखिए कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, जब फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट बन जाते हैं। कब बनते हैं, फैक्ट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट, जब वो फैक्ट इन इशू से क्या दिखाते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि फैक्ट इन इशू में जो चीज़ कही जा रही है उससे रिबट अगर उनका कोई ओपिनियन आ रहा है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, रेलेवेंट हो जाती हैं। और अगला क्या है, इफ बाई देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट, यानी कि स्वयं या किसी अन्य फैक्ट के साथ कनेक्ट होने के बाद किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं,
किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, या तो उसको प्रोबेबल बना देते हैं या हाईली इम्प्रोबेबल बना देते हैं। तो ऐसे फैक्ट के जो होते हैं वो रेलिवेंट हो जाते हैं। सेक्शन 9 में एक जो है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि इसमें एक जैसे मैक्सिम है, प्ली ऑफ एलिबाई इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है एल्स वेयर, प्ली ऑफ एलिबाई। सेक्शन 9 में आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे, प्ली ऑफ प्ली ऑफ प्ली ऑफ एलिबी, इसको प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है प्ली ऑफ एलिबी? इसका मतलब होता है एल्स वेयर, एल्स एल्स वेयर, यानी कि जिस टाइम पे घटना घटित हुई थी उस टाइम वो व्यक्ति वहां पे नहीं था। यानी कि कहाँ पे था, मतलब जैसे कोई व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आप इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसका पहले एग्जाम्पल। देखिए जैसे होता क्या है कि सपोज अ प्रोसिक्यूशन सेज दैट एक्यूज्ड ए कमिटेड अ क्राइम इन सिटी एक्स ऑन सर्टेन डे, यानी कि ए के ऊपर प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगता है कि इसने शहर एक्स में कोई क्या किया है, क्राइम कमिट किया है किसी सर्टेन डे। इफ देयर इज ए क्रेडिबल एविडेंस दैट ऑन दैट डे ए वाज अनदर सिटी, यानी कि सिटी वाई, यानी कि उस दिन अगर एक क्रेडिबल एविडेंस कोई है कि उस दिन ए जो है वो शहर एक्स में प्रेजेंट ही नहीं था, वो कहाँ पर प्रेजेंट था, शहर वाई में प्रेजेंट था। तो यानी यहाँ पे देखिए बात शहर एक्स की हो रही है, ठीक है, और शहर एक्स में ए के द्वारा क्राइम की बात चल रही है। तो यहाँ पे जनरली जहाँ पे घटना घटित हुई है वहाँ की बात होनी चाहिए, जिस व्यक्ति पर चाहे उसकी बात होनी। शहर वाई का इसमें कोई वो नहीं है, उस चीज़ें नहीं है। बट क्या होता है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, कुछ टाइम पे ये वहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो क्या हो गया, ये जनरली ये फैक्ट रेलेवेंट नहीं था। लेकिन ये क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट ड्रा हो रहा है, इसका फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट से, तो वो चीज़ क्या होगी, रेलेवेंट हो जाएगी। और ए के पास राइट होगा कि वो क्या करेगा, वो पूरा अपना एविडेंस देगा कि वो उस दिन जिस टाइम पे घटना घटित हुई थी वो शहर वाई में था, कहाँ पे था, मान लो उसने वो कोई किसी होटल में रुका था, उसका टिकट से दिखाएगा। वो अपने जिस जहाँ पे भी था उसकी उन चीज़ों के बारे में जानकारी कोर्ट को देगा। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, रेलेवेंट हो जाती हैं सेक्शन 9 के तहत, ठीक है। तो सेक्शन 9 में अगर आप इसके मेन अगर हम इसके एसेंशियल एलिमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें है कि फैक्ट दैट वाज नॉट अदरवाइज रेलेवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, दैट अदरवाइज मतलब कि जनरली वो फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप प्रोविजन तो नहीं है, बट क्या हो जाते हैं वो, जैसे ही इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं फैक्ट उससे रेलेवेंट फैक्ट के साथ, वो क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट बन जाते हैं, ठीक है। या वो जो रिबट इन्फ्रेंस अगर उनका आ रहा है फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट के साथ, वो भी क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो सेक्शन 9, सेक्शन 8, सेक्शन 7 के बारे में हम लोग आज की वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग सेक्शन 10 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।